हेलो एवरीवन, हम अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। जब कभी हम अपने घर में बैठे हुए होते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुन रहे होते हैं, तो हमारे सामने कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल कहानियां निकलकर सामने आती है जो कई सालों पहले उनके पिताजी, दादाजी या उनके साथ हुई थी। और एक ऐसी कहानी निकल के आई हमारे सामने जो हमारे साथ शेयर की है निधि ने। ये कहानी है यूपी के बलरामपुर गांव से, और यहाँ पर जो भी कोई इंसिडेंट हुआ वो निधि के ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ हुआ था, जिनका नाम था रवि प्रताप सिंह। तो हम उनको रवि बोलेंगे। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो उस टाइम पर इस गांव में ऐसा माहौल था, ऐसी दहशत थी कि बच्चे और औरतें तो छोड़ो, आदमी तक भी रात को अंधेरा होने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। याद से करीबन 60 साल पहले की कहानी है। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी दहशत थी इस गांव में कि रात के समय पर लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराते थे। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास में कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं, जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको केमिस्ट्री में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरा चैनल कोटा मेंटर्स बाय प्रिंस सिंह ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको मिलने वाला केमिस्ट्री का बहुत सारा फ्री कंटेंट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री आपको रटनी पड़ती है तो आइए एक बार फील कीजिए, आपको केमिस्ट्री रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, प्रमोशन थोड़ा ज्यादा हो गया, अब चलते हैं कहानी पर। यह बात तब की है जब रवि की शादी होने वाली थी, उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, और उसी के साथ साथ उसके पड़ोस में रहने वाले उसके दोस्त रामू की भी शादी थी। तो रामू के घर पर भी शादी की तैयारियां चल रही थी और पूरे गांव के अंदर खुशी का माहौल था। आप समझ सकते हैं, आज से 60-70 साल पहले अगर आप जाएंगे तो जो गांव हुआ करते थे वो एक परिवार की तरह होते थे। और जब शादी का टाइम आता था तो पूरे गांव में फेस्टिवल की तरह हो जाता था, पूरा गांव एक जगह पर इकट्ठा होता था। और यहां सिर्फ इतना ही नहीं था, रवि और रामू दोनों की शादी एक ही गांव की दो लड़कियों जिनका नाम सपना और आशा था से होने वाली थी। और इन दोनों की शादी, क्योंकि देखो दोनों की शादी एक ही गांव में होनी थी, दोनों लड़के एक गांव के, दोनों लड़कियां एक गांव की, तो आपस में बातचीत करके ये डिसाइड किया गया कि यार दोनों की शादी एक ही मंडप में करवाएंगे। तो पूरा का पूरा गांव इनवाइटेड था, इधर से भी और उधर से भी पूरा का पूरा गांव इनवाइटेड था। अब शादी वाला दिन आता है। शादी वाले दिन ये लोग बारात लेकर सपना और आशा के गांव पहुंचते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं हो, आजकल के जमाने में तो क्या होता है, बारात शाम को जाती है और सुबह विदा होकर जाती है, लेकिन पहले बारात 2 से 5 दिनों तक उन्हीं के गांव में रुकती थी और उनकी प्रॉपर आवभगत होती थी। इसके बाद बारात की विदाई का समय आता है। तो ये जो गांव के लोग थे, अब देखो कुछ लोग 3-5 दिन तक रुकते हैं, कुछ लोग नहीं रुकते हैं। तो करीबन आधे लोग गांव वापस जा चुके थे कि भाई गांव में उनको अपना काम वगैरह संभालना होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों डोलियां लेकर अब गांव के लोग वापस से, मतलब जो बारात आई थी वो वापस से अपने गांव की तरफ निकली। तो पहले ये भी आपको बहुत क्लियर है कि पैदल ही बारात आया जाया करती थी, तो डोलियां उठाई कंधों पर लोगों ने और चलना शुरू किया। तो इस तरह से करीबन आप मान लो 40-50 लोगों का हुजूम दो डोले लेकर चल रहा था। और इनका जो रास्ता था वो एक जंगल में से होकर जाता था। तो जंगल जो था वो बहुत घना था, कई रास्ते वहाँ पर सकड़े थे और वहाँ पर गहरी गहरी खाइयाँ भी थी, क्योंकि पहाड़ी से होकर उसका रास्ता था। तो बारात चल रही थी, आगे आशा की डोली थी और पीछे सपना की डोली थी। अब सभी लोग बढ़िया अपने बातचीत करते हंसते गाते चल रहे थे कि तभी एक सकड़ा सा रास्ता आता है। सकड़ा सा रास्ता आने की वजह से दोनों 3-3 लोग मिलकर उस रास्ते से निकलते हैं। अब डोली को 4 लोगों ने उठा रखा था और उसके अंदर दुल्हन बैठी होती है। तो पहले आशा की डोली को आगे किया गया, संभाल संभाल के लोगों ने उस डोली को आगे निकलवाया। फिर कुछ लोग निकले और फिर उसके पीछे सपना की डोली उस जगह पर आई। और सपना की डोली जैसे आधा रास्ता क्रॉस करती, अचानक से एक आदमी जो कि डोली लेकर चल रहा था उसका पैर फिसलता है, और पैर फिसलने से वो नीचे की तरफ गिरता है और डिसबैलेंस होता है। और उसके साथ साथ चारों लोग जो डोली उठा रहे थे प्लस डोली के अंदर बैठी सपना, वो सबके सब खाई में गिर जाते हैं। सब लोग की आंखों के सामने होता है, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी होता है कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता है। और सब उन लोगों को नीचे गिरते हुए देख रहे थे और नीचे बहुत घना जंगल था। जैसे वो डोली सड़क के नीचे गई, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोहराम मच गया, सबको चिल्ला के डोली गिर गई, डोली गिर गई, दुल्हन गिर गई, आदमी गिर गए। सब लोग भागकर वहां पर आए, सब लोग वहां इकट्ठे होकर देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उस गहरी खाई के अंदर उतर जाए या फिर जैसे तैसे करके उन लोगों को निकाल ले। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो लोग जिंदा हैं या फिर मर गए हैं। करीबन 1-2 घंटे तक वो सब लोग वहीं बैठे रहे, क्या करें क्या करें, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उस गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बोला कि जो हो गया वो हो गया, उसे कोई बदल नहीं सकता, शायद इन लोगों की मौत यहीं पर लिखी थी, बाकी लोग डोली उठाओ
और गांव चलो। इस हादसे से पहले जब वो डोली लेकर आ रहे थे तब बढ़िया है ना, ढोल मृदंग बजते हैं ना, जो आपको पता होगा, से गांव से जब डोली लेकर आते हो तो ढोल बजाते हुए चलते हैं। लेकिन अब इस हादसे के बाद सब लोग बिल्कुल चुपचाप अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर ये लोग सब रवि के घर पहुंचे, आशा की डोली को वहां पे उतारा। उधर उसी के पास में रामू के घर वाले अपनी बहू के आने का इंतजार कर रहे थे। जब उनको ये बताया गया कि किस तरह से हादसा हुआ, तो उस जो रामू था और उसकी माँ थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो एक तो उदास हो गए कि उनकी बहू आने से पहले ही उसकी मौत हो गई, और दूसरा उनके चेहरों के हाव भाव ऐसे हो गए, तो बिल्कुल घबरा गए थे जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा उन लोगों को हो रहा हो। और ये हाल सिर्फ उनका नहीं, रवि के घर वालों का भी था। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि रवि और रामू पहले कैसे पहुंच गए। तो इनके यहाँ पर प्रथा थी कि दूल्हों को एक दिन पहले, विदाई से एक दिन पहले अपने घर भेज दिया जाता था, और उसके बाद दुल्हन को पूरा गांव लेकर वहां पर आया करता था। खैर, अब कोई क्या कर सकता था। गांव वालों ने जैसे तैसे, मतलब रवि के घर वालों ने जैसे तैसे करके आशा का गृह प्रवेश करवाया, और उसके बाद और कोई फंक्शन कुछ भी नहीं हुआ। जो रिश्तेदार आए हुए थे उन लोगों को भी सबको पता लगा, सभी शॉक्ड थे। इसके बाद करीबन 4-5 दिन बाद तक सारे रिश्तेदार भी घर से चले गए, और अब रवि के घर में सिर्फ रवि, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी बहू और बाकी गांव के अंदर गांव के लोग ही बचे थे। सारे रिश्तेदार दोनों ही घरों से अब जा चुके थे। आशा भी अपने नए घर में एडजस्ट करने लगी थी। अभी करीबन 4-5 दिन बीते ही थे कि एक दिन शाम के समय गांव के अंदर ढोल मजीरों की आवाज आने लगती है। वो आवाज सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर देखते हैं। ये जो आवाज आ रही थी वो खेतों की तरफ से आ रही थी। सभी लोग उन खेतों की तरफ देखते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि बहुत कुछ लोग एक डोली लेकर नाचते गाते हुए जा रहे हैं। इन सभी आदमियों के अंदर रवि और रामू भी थे, और वो भी ये सब देख रहे थे। तभी वो जाती जाती डोली एकदम से वहीं पर रुक जाती है। उन मृदंगों की आवाज बंद हो जाती है। सभी लोग उस डोली को देख रहे थे कि अचानक से कैसे रुक गई। ना सिर्फ वो आदमी, जो घर की औरतें थी वो भी खिड़की से, छतों से उस डोली की तरफ देख रही थी। वो डोली अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी, ना वो आगे जा रही थी ना वो पीछे जा रही थी, और वो वहीं पर खड़ी हुई थी। बाकी सब लोग तो बाहर थे, लेकिन आशा अपने घर के अंदर थी। सभी लोग ये सोच ही रहे थे कि डोली आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तभी सबका ध्यान टूटता है एक चीख से। ये चीख की आवाज रवि के घर से आई थी, और ये आशा की चीख की आवाज थी। उसकी चीख की आवाज सुनते ही रवि दौड़ता हुआ अपने घर पर जाता है, और घर पर जाकर देखता है तो आशा अपने घर के आंगन में बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर जाता है। तब तक गांव के बाकी लोग और उसके माता पिता भी आ चुके होते हैं। रवि आशा को उसके मुंह पानी के छींटे मारता, उसे जगाता है, और जगाने के बाद उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो चिल्लाई क्यों थी। तो उसने बताया कि जब सब लोग बाहर थे तो उनकी घर की खिड़की के सामने एक औरत दुल्हन के जोड़े में आई, और उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। वो बहुत डरावनी थी, और इसी वजह से आशा की चीख निकल गई थी। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही रवि की जो मदर थी वो अपना सर पटकते बोलती है, वो आ गई है और वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। उसकी बात सुनते ही रवि, उसके पिताजी और गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे, सब लोग ये समझ गए थे रवि की माँ किसकी बात कर रही है। सब लोग यहाँ पर अंदर इस बात को कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वापस से उन ढोल मंजीरों की आवाज आना शुरू होती है। सब लोग दौड़कर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वो डोली जो खड़ी हुई थी वो अब गांव के अंदर की तरफ आ रही है। अभी जो भी कुछ हो रहा था, शाम का समय था, जो गोधूली बेला होती है, जब हल्का हल्का अंधेरा और हल्का हल्का उजाला रहता है, और वो डोली आगे आना शुरू होती है, और थोड़ी देर में अंधेरा होता है। और आते आते, क्योंकि गांव में आने में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्लेन था, खेत थे, दूर से दिखते थे, लेकिन बीच बीच में कहीं पेड़ थे, और आते आते अचानक से वो डोली गायब हो जाती है। तो जहाँ वो डोली गायब होती है बीच में बाग बगीचे थे, खूब सारे वहां पर पेड़ थे। उससे पहले का एरिया प्लेन था, इसलिए वो डोली आती हुई दिख रही थी, और जैसे वो बगीचे के अंदर एंटर करती है उसके बाद दोबारा वो डोली बाहर नहीं निकलती है, और वो ढोल मजीरों की आवाज भी बंद हो जाती है। इतना होते ही पूरे गांव के अंदर खबर फैल गई कि गांव के अंदर डायन आ चुकी है। गांव में ये अनाउंसमेंट करवा दिया गया कि गांव में जितनी भी औरतें हैं और छोटे बच्चे हैं वो शाम के समय गांव से बाहर नहीं निकलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, रामू के तो पूरे परिवार ने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। जब से आशा बेहोश हुई थी उसके बाद उन सब लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, क्योंकि उनके घर में नई नई शादी हुई थी। वो रात आशा के साथ उसकी सास और उसकी ननद सोती है, और उनके कमरे के बाहर रवि, उसके पिताजी और गांव के कुछ लोग बाहर आंगन में सोए हुए थे।
जैसे कि उनको किसी गलत बात के होने का अंदेशा था और उसी की तैयारी में ये सब लोग लगे हुए थे। सब सो रहे थे, पूरे गांव के अंदर सन्नाटा फैला हुआ था कि तभी पूरे गांव के अंदर एक औरत के दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। पहले तो शुरू में गांव के लोगों को लगा कि गांव के अंदर कुछ लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट है और ये तो डिलीवरी का टाइम हो गया, उस दर्द से चिल्लाने की आवाज है। लेकिन जब पता किया गया तो पूरे गांव में किसी को भी लेबर पेन नहीं हुआ था जिसकी वजह से वो चिल्लाए। और ये जो आवाज आ रही थी, ये आवाज उस बाग बगीचे से आ रही थी जहां पर वो डोली गायब हुई थी। आधी रात को गांव के सभी आदमी इकट्ठा होते हैं, वो रामू से भी बोलते हैं चलने को, पर रामू मना कर देता है। उसके बाद ये सब लोग इकट्ठा होकर उस बाग बगीचे की तरफ जाते हैं और वहां पर पूरी छानबीन करके आते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे सारे के सारे लोग वापस से गांव के अंदर आते हैं, उनको फिर से उसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। जब ऐसा होता है तो सब लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। सबके चेहरे पर एक खौफ साफ-साफ नज़र आ रहा था और गाँव के सारे लोग उस दिन बाहर बैठकर बातचीत कर रहे थे। कोई भी नहीं सोया और बीच-बीच में रुक-रुक कर सभी लोगों को उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती थी। अगले दिन रवि और बाकी सब लोग गाँव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और सख्त हिदायत दी जाती है कि शाम के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। पूरा का पूरा गाँव दहशत में था, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन-सी ताकत या ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिससे गांव का हर एक इंसान डरा हुआ था। और उस दिन से अंधेरा होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते। सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद कर देते और कोई भी गांव से बाहर नहीं निकलता था। तभी अगली रात गांव में फिर से एक चीख गूंजती है, एक औरत की। किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकलकर ये देख सके कि कौन है, ये किसकी आवाज है। सभी के सभी लोग अपने घरों के अंदर दुबके बैठे हुए थे कि तभी थोड़ी देर के बाद एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है, दर्द के अंदर, जैसे कोई उसे बुरी तरह से मार रहा हो। और ये आवाज किसी और की नहीं, रामू की थी। और उसी के साथ साथ उसके घर वालों के बहुत तेज तेज चीखने, रोने, बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। उसकी आवाज सुनकर रवि अपने घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसको रोक देती है। पूरे गांव में से एक भी आदमी निकलकर बाहर नहीं आता है, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर आए। अगले आधे घंटे तक लगातार गांव के सन्नाटे को रामू के चीखने की आवाज चीर रही थी और साथ साथ उसके घर वालों की रोने बिलखने की आवाज। और आधे घंटे के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। एक आदमी की भी हिम्मत नहीं थी कि अपने घर से बाहर निकलकर ये देख सके कि आखिर चल क्या रहा है। सारी रात कोई नहीं सोता है, सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्या हुआ है। जैसे ही पूरी रात गुजरती है, सुबह होती है, पूरा को पूरा गांव रामू के घर के बाहर इकट्ठा होता है। और वहां जब वो लोग इकट्ठे होते हैं तो उन्हें दिखाई देते हैं आलते के उल्टे पैर के निशान। अब ये आलता आप सभी लोग समझते होंगे, नई बहू जब घर में आती है तो एक लाल कलर का लिक्विड होता है, इसमें अपना पैर रख के घर में अपने पैरों के निशान चला बनाते हुए चलती है। मूवीज में भी आपने कई बार देखा होगा, उसी को आलता बोलते हैं। तो रामू के घर के अंदर से बाहर की तरफ आलता के निशान थे पैरों के जाते हुए, और उसी आलते के निशान के साथ साथ खून के निशानों की लकीरें चल रही थी। उसको देखकर ये साफ साफ लग रहा था कि जैसे कोई रामू को घसीटते हुए वहां से लेकर गया है। अंदर रामू की जो मदर थी वो बेहोश पड़ी हुई थी, उनको जाकर उठाया गया। और उनको उठाया गया तो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ। तो रोते हुए चिल्लाकर बोली, वो सपना, वो डायन, वो खा गई है मेरे बेटे को। उसके बाद सुनते ही सब लोग शॉक थे। जितना लोगों को शक था, अब उन लोगों को ये कंफर्म हो चुका था कि वो सपना जिसकी डोली खाई में गिरी थी, वो अब एक डायन बनकर गांव के अंदर आ चुकी है। गांव के सभी लोग वापस से इकट्ठा होते हैं और उस खून के निशान का पीछा करते करते उस बाग तक पहुंच जाते हैं। उस बाग बगीचे में वो हर जगह ढूंढते हैं और फाइनली उनको एक पेड़ के ऊपर रामू की बॉडी लटकी हुई मिलती है। उन्होंने उसकी बॉडी को नीचे तरफ देखा तो शरीर में बहुत सारे घाव हो रखे थे। उसको लेकर आया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है दिन दिन के अंदर ही। और हर दिन की तरह वापस से शाम होते ही सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। जैसे ही रात होती है, करीबन 10-11 बजते हैं, पूरे गांव के अंदर किसी की पायल की आवाज गूंजती है। हर घर के अंदर वो पायल की आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। और जैसे से वो पायल की आवाज आ रही थी, वैसे वैसे लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ रही थी कि तभी अचानक से रवि के घर के गेट पर एक दस्तक होती है। दस्तक होते ही रवि और उसके घर वालों की धड़कनें बहुत तेज बढ़ जाती है। वो चुपचाप खड़े रहते हैं और तभी उधर से एक आवाज आती है, अरे आशा, मुझसे मिलोगी नहीं। वो लोग सब समझ गए थे कि ये आवाज किसकी है और उन सब लोगों की हालत टाइट हो चुकी थी। इधर से कोई आवाज नहीं आती है, थोड़ी देर उधर से भी कोई आवाज नहीं आती, पूरा सन्नाटा रहता है। और फिर से एक और बार उधर से सपना की आवाज आती है,
अरे आशा, गेट तो खोलो। चारों तरफ सन्नाटा रहता है, इधर से कोई आवाज नहीं आती है। उनको फिर से वापस पायलों के अपने घर से दूर जाने की आवाज आती है। इस रात के बाद अगले दिन सुबह सभी लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन किसी के पास किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं था। उस दिन के बाद से अगले 8-10 दिन तक हर रोज यही होता। वो आती रात के टाइम, पायलों की आवाज आती, गेट को दस्तक करती किसी ना किसी के, कोई गेट नहीं खोलता, वो वापस चले जाती। गांव वालों को लग रहा था कि कुछ दिन ऐसे चलेगा और उसके बाद वो अपने आप वहां से चली जाएगी, लेकिन शायद ये गांव वाले गलत थे। जैसे मैंने आपको बताया, उस गांव के अंदर कुछ लेडीज प्रेग्नेंट थी और अगले दिन एक साथ दो लेडीज की डिलीवरी होती है, लेकिन दोनों के ही दोनों को मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। जैसे आप सभी को पता है, एक नवजात बच्चे को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। तो इनके गांव में एक जगह थी, वहां पर ले जाकर उन बच्चों को दफना दिया जाता है। गांव वालों को समझ में आता है कि कौन सा संकट उनके ऊपर आ चुका है। किसी एक औरत को मरा हुआ बच्चा पैदा हो तो समझ में आता है, लेकिन एक साथ दो दो बच्चों को, दोनों के दोनों जो लेडीज थी उनकी हालत खराब थी, लेकिन कोई क्या कर सकता था। इसके 2-3 दिन के बाद वापस से एक और लेडी को बच्चा होता है। इन दिनों के दौरान रात को जो पायल की आवाज़ आती, दस्तक होती, वो आना बंद हो गई थी। और तीसरी लेडीज़ को जब बच्चा होता है तो फिर से वही हाल, पूरे गांव के अंदर खबर फैल जाती कि फला फला की बीवी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। फिर से उसके परिवार वाले उस बच्चे को लेकर जाते हैं दफनाने, कुछ गांव वाले भी साथ में जाते हैं। और जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो वो लोग वहां का मंजर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि 3 दिन पहले वो जिन दो बच्चों को दफना कर गए थे, उनकी जो जगह थी वो मिट्टी खुदी हुई थी और वहां से उन दोनों बच्चों की लाश गायब थी। पूरे गांव को समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, लेकिन उनको ये समझ में आता कि इस चीज से कैसे लड़ें। तभी उस गांव में एक और लड़की अपने मायके से आती है, जिसकी शादी रामू और रवि की शादी से करीबन 1 महीने पहले हुई थी, और अपने घर वालों से मिलने आई थी। करीबन 10 दिन तक वो वहां पर रुकती है और उसे पता चलता है कि गांव के अंदर क्या चल रहा है। उस लड़की को लेने उसका पति और उसके कुछ दोस्त आए हुए थे। वो लोग वहीं उनके घर पे ही रुके हुए थे, और जैसा गांव में हो चुका था, रात के टाइम पर सभी लोगों ने गेट बंद किया और अपना अपना सोने चले गए। उसके पति और उसके दोस्तों का बिस्तर आंगन में बाहर लगाया गया था और उनसे कह दिया गया था कि भाई गांव में कुछ ऐसा चल रहा है, आप लोग ध्यान रखना, गेट पे कोई दस्तक हो तो आपको गेट नहीं खोलना है। सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी अचानक से इनके घर पर दस्तक होती है। और गहरी नींद में होने की वजह से वो जो लड़की था, उसके पति को उनकी वो हिदायत याद नहीं रहती है और वो जाकर गेट खोल देता है। और एक बार फिर से पूरे गांव के सन्नाटे को एक आदमी की चीखती हुई आवाज चीरती है दर्द के मारे। और जब तक सब लोग उठकर आते हैं तब तक उस लड़की का जो पति था, उसको भी वहीं ले जाया जा चुका था जहां पर रामू को ले जाया गया था। लेकिन इस बार गांव वाले हिम्मत करके बाहर निकलते हैं और वो सब के सब लोग मिलकर उस बाग बगीचे की तरफ जाते हैं। वो सब लोग मिलकर उसको ढूंढते हैं हर जगह पर, इवन उस पेड़ पर भी जहां पिछली बार रामू की लाश थी। लेकिन उस घने अंधेरे के अंदर किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। 1.5-2 घंटे तक पूरा जंगल छानकर, पूरा गांव छानकर वो लोग वापस आ चुके थे। लेकिन अगले दिन सुबह जब लोग वापस जाते हैं तो उसे उसकी बॉडी उसी पेड़ पर मिलती है, उसी जगह पर मिलती है जहां पर रामू की बॉडी मिली थी। अब गांव में डर का माहौल और ज्यादा बढ़ गया था कि पता नहीं कब किसकी जान चली जाए। सब लोग घबराए हुए थे, लेकिन उनके जो सरपंच थे उन सब ने और बाकी पंचों ने मिलकर ये कहा कि अगर हम डरेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, हमें उसको खत्म करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसी को भी नहीं पता था कि वो कहां से आती है और कहां पर जाती है। तभी रवि को एकदम से स्ट्राइक करता है और वो गांव वालों से कहता है कि हमें दोनों लोगों की लाश उसी पेड़ पर मिली है, हो सकता है कहीं ना कहीं उस डायन का कनेक्शन इस पेड़ से हो। अब पेड़ से उसका कनेक्शन निकलने के बाद सब लोगों ने डिसाइड किया कि अगले दिन वो लोग इस पेड़ में आग लगा देंगे। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सब लोगों ने डिसाइड किया, फिर अपने अपने कामों में लग गए। शाम को सब लोग अपने घरों के अंदर थे। रवि भी अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। तभी उसके कानों में आवाज आती है। पूरे गांव में कई लोग चिल्ला रहे थे, रवि रवि बाहर निकलो, रवि बाहर निकलो। उसको समझ में नहीं आया कि सारे गांव वाले उसका नाम लेकर क्यों चिल्ला रहे हैं। वो भागकर वहां से बाहर निकला और जैसे वो बाहर निकला उसने देखा कि उसके घर के चारों तरफ आग की लपटें थी। उसके घर में किसी ने आग लगा दी थी। वो फटाफट अंदर जाता है, अपने पूरे परिवार को बाहर लेकर आता है और लेकर आने के बाद गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर वो अपने घर की आग को बुझाता है। जैसे ही आग बुझती है, उनको उस बाग, जो बाग बगीचा था,
उस बाग से किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। सभी लोगों का ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है और इशारों ही इशारों में सब लोग ये बात कर लेते हैं कि जो काम ये लोग कल करने वाले थे वो काम ये आज ही करेंगे। पूरे गांव के आदमी इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर वो उस बाग की तरफ जाते हैं और जैसे वो उस बाग के पास पहुंचते हैं पीछे गांव से औरतों के चिल्लाने की आवाज आती है। एकदम से इतनी सारी औरतों के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के सारे लोग वापस भागकर गांव के अंदर जाते हैं और वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि सपना आई थी और वो आशा को अपने साथ ले गई है। ये बात सुनकर रवि बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी बीवी को सपना ले गई है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी गांव के लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो जिधर सपना उसको लेकर के उस तरफ जाएंगे। वो उधर जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें उस बाग में से आशा के चिल्लाने की आवाज आती है। पूरा गांव कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है। सपना गई इस तरफ और आवाज उस तरफ से आ रही है। तो इस तरह से गांव के जो लोग हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बाग की तरफ जाते हैं और कुछ लोग उस डायरेक्शन में जाते हैं जिधर सपना आशा को अपने साथ खींच कर लेकर गई थी। इधर जो लोग बाग में पहुंचे उन्हें बार बार आशा के चिल्लाने की आवाज तो सुनाई आ रही थी लेकिन आशा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और उस तरफ जो दूसरे डायरेक्शन में गए थे वो लोग भी चारों तरफ ढूंढ ढांड कर आ गए लेकिन उन्हें ना कहीं आशा मिली ना सपना। उन्हें अगर कुछ आवाज सुनाई दे रही थी तो वो बाग से सिर्फ आशा के चिल्लाने की आवाज थी जो बार बार रुक रुक कर आ रही थी। जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बोला कि तुम लोग बेमतलब प्रयास कर रहे हो। जल्दी चलो, चलकर उस पेड़ को जलाओ वरना तुम पूरी रात यहीं पर भटकते रहोगे और तुम्हें आशा कहीं नहीं मिलेगी। उनकी बात समझ सुनकर सभी लोग बाग में पहुंचते हैं और बाग में पहुंचकर उस पेड़ पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें उन दोनों की लाश मिली थी। न आव देखते हैं न ताव और वो फटाफट से उस पेड़ के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा देते हैं। इस तरफ वो पेड़ पे आग लगाते हैं और आग लगाते ही पूरे बगीचे के अंदर एक बहुत तेज चीख की आवाज गूंजती है और सभी लोगों की आंखों के सामने अंधेरे को चीरकर लाल जोड़े के अंदर एक लड़की बाहर चलती हुई आती है। सपना को पूरे गांव में कभी किसी ने नहीं देखा था। उसे अगर किसी ने देखा था वो सिर्फ रामू की माँ। जैसा कि आप जानते हैं पुराने जमाने में दुल्हन का चेहरा नहीं देखा जाता था शादी से पहले। तो जब वो उसको पसंद करने गई थी सिर्फ तभी उसने अपनी दुल्हन को देखा था और उसके बाद वो शादी होकर आने वाली थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था। जैसे वो निकल के बाहर आए रामू के बोलती है ये सपना है, ये मरने के बाद डायन बन गई है और लोगों को खा रही है, इसको यही मार दो, इसने मेरे बेटे को मार दिया और पता नहीं किस किस को मारेगी। रामू की माँ की ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग आगे बढ़ते हैं सपना की तरफ लेकिन जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाते हैं उन्हें फिर से आशा की बहुत तेज चीख सुनाई देती है जिससे वो बहुत दर्द के अंदर हो और वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। इधर सपना खड़ी खड़ी अपनी गर्दन को इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा घुमाती है और जैसे से वो गर्दन घुमाती है वैसे वैसे उन्हें आशा की और तेज चीख सुनाई आती है जैसे कोई उसको यातना दे रहा हो, प्रताड़ना दे रहा हो, उसे टॉर्चर कर रहा हो। उसके ये गेस्चर को यानी उसके इन इशारों को गांव वाले लोग समझ जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि आशा जो है वो इस सपना के कंट्रोल में है और अगर ये लोग सपना की तरफ बढ़ेंगे तो वो आशा की जान भी ले सकती है। आशा की चीख की आवाजें सुनकर रामू की माँ सपना के सामने गिड़गिड़ाती है और बोलती है क्या चाहती है तू? तूने मेरे बेटे को, अपने पति को तो मार दिया है, अब और किस किस को मारेगी? गांव वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे ही रामू की माँ के मुंह से लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना उनकी नजरें सीधे रामू की माँ की तरफ घूम गई कि ये क्या बोल रही है। और इधर रामू की माँ बोल रही थी कि छोड़ दे उस बच्ची को, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है सारी मेरी गलती है और उसकी सजा तूने मेरे बेटे की जान लेकर दे दी है, अब और किसी की जान मत ले। अब सभी गांव वालों को समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। उन्होंने रामू की माँ से पूछा तो रामू की माँ ने खुद ही सारी बात उगल दी। उसने बताया कि उसकी बहू की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि उसने खुद अपनी बहू को मरवाया था और उसका कारण था दहेज। रामू की माँ ने सपना के घर वालों से दहेज मांगा था लेकिन उसे अपना मन मांगा दहेज नहीं मिला था और इस चीज से नाराज होकर उसने सोच लिया था कि वो रामू की शादी कहीं और करेगी लेकिन क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी तो पहले उसकी इस बहू का मरना जरूरी था। वो डोली अपने आप उस खाई में नहीं गिरी थी बल्कि उसे गिराया गया था। वो जो चार आदमी डोली लेकर चल रहे थे उनमें से एक आदमी को उसने पैसे दिए थे और वो ऐसी जगहों से बाहर निकलने में पारंगत था। जैसे उसे मौका मिला उसने अपना संतुलन बिगड़ने का बहाना बनाया और वो लोग खाई में गिरे लेकिन वो आदमी बच गया और बाकी सब लोग उस खाई में गिर के मर गए और उसमें से एक सपना भी थी। रामू की माँ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सपना डायन बनकर वापस आ जाएगी और वो अपनी मौत का बदला
मुझसे लेगी। लेकिन सपना अब वापस आ गई थी और उसने रामू की माँ की किए की सजा रामू की माँ को दे दी थी। सारे गांव वाले इस बात को सुनकर शॉक थे कि उनसे ये राज छुपाया गया और उनके चक्कर में गांव कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। उन सब लोगों का गुस्सा था रामू की माँ के ऊपर, लेकिन अभी समय गुस्सा करने का नहीं था। सामने सपना खड़ी हुई थी और वो इन सब की बातों को सुन रही थी और ये सुनने के बाद उसने एक बार और बहुत तेज चीख मारी और चीख मारने के बाद सबकी आंखों के सामने सामने एकदम से हवा की तरह ओझल हो गई। उसके जाने के बाद सभी गांव वाले सोच रहे क्या करें। तो सब लोगों को आशा का ध्यान आता है। सभी लोग जंगल के अंदर जाते हैं और आशा को ढूंढना शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर के बाद उन लोगों को उस बाग बगीचे में आशा एक पेड़ के पीछे बेहोश हालत में मिलती है। आशा को वहां से उठाकर घर लाया गया। जब वो होश में आई तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे लास्ट चीज अगर कुछ याद थी तो वो थी लाल जोड़े में खड़ी हुई सपना, जो उसके ही गांव की लड़की थी। इस तरह से पूरे गांव के सामने एक राज का पर्दा फाश हुआ कि किस तरह से रामू की मां ने दहेज के लालच में आकर ये कदम उठाया और उसकी सजा सिर्फ उसको नहीं पूरे गांव को भुगतनी पड़ी। गांव के वो बेकसूर लोग जिनकी मौत हुई या जो परेशान हुए, वो बच्चे जिनकी मौत हुई, उन सबका कारण रामू की मां थी। सारे गांव वालों ने रामू की मां को गांव से बेदखल कर दिया और इस तरह से रामू की मां को अपने कर्मों का फल मिला। सपना चाहती तो सीधा रामू की मां को मार सकती थी, लेकिन उसने रामू की मां को उससे भी बड़ी सजा दी। पहले उसने उसके जीवन का एकमात्र सहारा छीन लिया, जो था उसका बेटा रामू, ताकि मरते दम तक भी वो इस गम को ना भूल पाए। ये दुख उसके लिए जिंदगी भर रहने वाला था। इसी के साथ साथ दूसरा जो उसे दुख मिला वो उस गांव से बाहर निकलने का, जहां उसका घर था, जहां वो रही थी, जहां उसकी संपत्ति थी। हर एक चीज से गांव वालों ने उसे बेदखल कर दिया। हो सकता है सपना अपने पति रामू से जी तो नहीं मिल पाई, लेकिन मरने के बाद शायद वो उसे अपने साथ ले गई हो और वो आज भी एक साथ रह रहे हो। तो ये थी कहानी सपना की, जिसे समाज की कुरीतियों की वजह से अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग थी, वो इतनी पावरफुल थी कि मरने के बाद भी वो अपने सम्मान का बदला लेने के लिए लौट कर आई और वो अपना बदला लेकर गई। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस तरह से किसी को भी दहेज के लिए मार देना सही है? और उस लड़की जिसका कोई दोष नहीं था, जब उसको मारा गया, तो वो अपना बदला लेने के लिए वापस लौट कर आई। ये आज से कई सालों पुरानी बात है, लेकिन आज भी ऐसे कई केसेस सामने आते हैं जहां पर कुछ पैसों और दहेज के लिए लोग किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। आज ही मैंने अखबार में एक ऐसी न्यूज़ पढ़ी थी। पता नहीं कैसे लोग इतने अंधे हो जाते हैं और इस तरह के कदम उठा लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।